जो विषय मैंने चुना है आप देख सकते हैं, साहित्य में शोध, चुनौतियां और संभावनाएं, यानी रिसर्च इन लिटरेचर, चैलेंजेस एंड पॉसिबिलिटीज। जब भी हम शोध के क्षेत्र में बढ़ते हैं और जब भी मैं आज अपने वक्तव्य में शोध की बात करूंगी तो वह मुख्य रूप से लिटरेचर पर, साहित्य पर केंद्रित होगा। तो जब हम शोध के क्षेत्र में बढ़ते हैं और स्पेशली लिटरेचर की फील्ड में आगे बढ़ते हैं तो हमारे शोधार्थियों को कई चुनौतियों का और भ्रम की स्थिति का सामना करना पड़ता है। जैसे अनेक तरह की जो शोध प्रविधियां विकसित की गई, उनमें से किन शोध प्रविधियों को आगे लेकर के हम एक साहित्य में एक उत्तम शोध कार्य कर सकते हैं या करा सकते हैं, ये हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। तो जब हम साहित्य में शोध क्या है, इस विषय को जब हमें समझना है तो जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है वह यह है कि शोध आखिर है क्या। उसके लिए शोध की संकल्पना पर जब हम जाएंगे तो हमारे सामने एक टर्म आता है विचार, यानी कि आइडिया। शोध के क्षेत्र में आइडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब तक हमारे मस्तिष्क में कोई विचार नहीं पहुंचता है तब तक कभी भी शोध की पीठिका निर्मित हो ही नहीं सकती। यह विचार हमको जो एक मतलब कह लीजिए हमारे मानसिक धरातल को जो एक मजबूती देता है, जो हमें सशक्त बनाता है, वही हमें शोध की प्रेरणा देता है, और मुख्य रूप से साहित्य के क्षेत्र में। तो इन्हीं कुछ बिंदुओं को लेकर के आज मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ। अब शोध की संकल्पना में जब हम जाते हैं, विचार की बात करते हैं, हमारा जो समाज है, साहित्य समाज का दर्पण होता है, साहित्य समाज का प्रतिबिंब होता है। इसलिए अनिवार्य रूप से जब समाज में बदलाव आता है तो उसका सीधा प्रभाव साहित्य में होता है। साहित्य समाज से ही एक अंतः प्रेरणा ग्रहण करता है और उसके बाद वह शोध की विषय वस्तु के रूप में हमारे सामने आता है। तो इट मीन्स कि जो विचार है, विचार आप जानते हैं कि विचार परिवर्तनशील होते हैं। विचार कभी एक स्थिति में नहीं रहते। आज हमारे मन में कुछ और विचार पौधा है, कल हो सकता है उसकी संरचना बदल जाए और एक नया विचार जो है वह हमारे मस्तिष्क को आच्छादित करे। तो जो विचार होता है कि यदि वह परिवर्तनशील है तो निश्चित रूप से वह समाज को प्रभावित करेगा, यानी समाज की जो स्थितियां हैं वह भी परिवर्तनशील होंगी। समाज की स्थितियां परिवर्तनशील होंगी तो चूंकि साहित्य समाज से जुड़ा हुआ है और हमें शोध की बात साहित्य में करनी है, तो निश्चित रूप से शोध के परिक्षेत्र भी बदलते जाते हैं। इट मीन्स कि जो आइडिया है, आइडिया लीड्स टू सिचुएशंस इन द सोसाइटी एंड द सिचुएशंस लीड टू वेरियस फील्ड्स ऑफ रिसर्च। ये तीनों चीजें आपस में इंटरलिंक्ड हैं, विचार, स्थितियां और शोध के परिक्षेत्र। अब आज हम देखते हैं कि जो हमारा समाज है, जब समाज में परिवर्तन की बात हो रही है तो हमें यह स्वीकार करना होगा कि हमारा जो समाज है यह बदल रहा है। समाज ओपन हो रहा है, समाज खुल रहा है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आई है। और समाज में अगर फ्लेक्सिबिलिटी है तो साहित्य तो ऑलवेज फ्लेक्सिबल होता ही है। साहित्य में तो बदलाव की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है, एक संभावना बनी रहती है। और अगर साहित्य में बदलाव की गुंजाइश है तो समाज जो उसका अभिन्न अंग है उसकी परिस्थितियां बदलेंगी। समाज की जैसे जैसे परिस्थितियां बदलेंगी, साहित्य वैसे वैसे उसके साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेगा। और इसलिए साइंस और ह्यूमैनिटीज से बिल्कुल डिफरेंट वे में साहित्य में शोध की जो संभावनाएं हैं वो समृद्धतर होती चली जाती है, क्योंकि साहित्य खुद अपने आप में समृद्धतर करता रहता है और साहित्य समृद्ध होगा तो उसमें शोध भी निश्चित रूप से समृद्ध होता चलेगा। अब हम देखते हैं कि साहित्य में शोध का उद्देश्य क्या है। शोध के उद्देश्य की बात करें, हम कोई भी कार्य करते हैं तो वह निष्प्रयोजन तो नहीं होता है, और अगर हम शोध करते हैं वह भी साहित्य को लेकर के करते हैं, साहित्य के किसी विषय से हम रिसर्च प्रॉब्लम लेते हैं तो निश्चित रूप से उसका एक बृहत्तर सामाजिक संदर्भ होना चाहिए, एक उद्देश्य होना चाहिए। तो साहित्य में शोध की जो सबसे बड़ी भूमिका है वह है मानव कल्याण हेतु ज्ञान का संचयन, यानी द कलेक्शन ऑफ नॉलेज फॉर ह्यूमन वेलफेयर। हमारी जो एक समृद्ध भारतीय जो ज्ञान परंपरा रही है, उस ज्ञान परंपरा में एक महत्वपूर्ण, एक अहम भूमिका अदा करता है शोध। चूंकि साहित्य समाज जो है वो साहित्य के बिना एकांगी हो जाता है। अगर हम केवल विज्ञान पर आधारित हो जाएंगे तो
बायोलॉजिकली तो हम ह्यूमन बीइंग रहेंगे, लेकिन शायद वास्तविक रूप में हम मनुष्य नहीं रहेंगे। और हम वास्तविक रूप में मनुष्य हैं तो निश्चित रूप से हमारे अंदर संवेदना है, और वह संवेदना साहित्य का बीज तत्व होती है। तो साहित्य में शोध की बात करेंगे तो उसका एकमात्र उद्देश्य जो है वह है कलेक्शन ऑफ नॉलेज फॉर ह्यूमन वेलफेयर। इसीलिए कहा ही गया है कि ज्ञान के समान कुछ भी पवित्र ही नहीं है, न ही ज्ञाने सदृशम पवित्रम ही विद्यते, उसके समान कुछ भी पवित्र नहीं है। अब आते हैं हम कि साहित्य में जो शोध है उसकी अवधारणा क्या है। साहित्य में शोध किसे कह सकते हैं? साइंस में या ह्यूमैनिटीज में जब हम शोध करते हैं, साइंस में बिना एक्सपेरिमेंटल वर्क किए हम कभी भी किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते हैं। ह्यूमैनिटीज में अलग अलग मेथोडोलॉजीज को यूज करके हम आगे बढ़ते हैं शोध की दिशा में। साहित्य का शोध जो है वह इन सभी से थोड़ा सा भिन्न होता है, थोड़ा अलग होता है। साहित्य में जो शोध है वह मुख्य रूप से हमारे साहित्य के विद्यार्थी परिचित होंगे। वैसे मेरी कोशिश रहेगी कि आप सभी को थोड़ा बहुत समझ की बढ़े आपकी, लेकिन चूंकि जो लेक्चर है वो केंद्रित है साहित्य में शोध पर, तो प्राचीन विचारों का नवीन और तार्किक विश्लेषण, जो भी ज्ञान परंपरा से हमें प्रदत्त है हमारे समाज को, उसमें ऐसा नहीं है कि अगर कोई प्राचीन विचार हमारे सामने है, कोई मान लिया कि किसी ने कोई पुस्तक लिखी है, किसी राइटर ने, तो उस पुस्तक पर अगर हम कोई शोध कार्य करते हैं तो अगर कोई ये प्रश्न उठाता है कि तो पहले लिखी गई पुस्तक है, तो उसकी जो विषय वस्तु है आपने उसी पर काम कर दिया, तो फिर शोध कैसे हुआ? तो ऐसा नहीं है। साहित्य में जो शोध होता है वह उन विचारों का नवीन तरीके से जब हम विश्लेषण करते हैं तो हमें निश्चित रूप से एक नया निष्कर्ष प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए कि निराला के नाम से सभी परिचित होंगे, चाहे वो साहित्य के हो अथवा साहित्य के नाम। तो निराला की एक कविता है राम की शक्ति पूजा, ठीक है। अब राम की शक्ति पूजा जब निराला ने लिखी तो उसकी जो विषय वस्तु है, जो राम के अंतर संघर्ष का चित्रण उस कविता में निराला करते हैं, ठीक है। बाद में जब उस कविता की व्याख्या की जाती है तो उस कविता की अनेकानेक व्याख्याएं हमारे सामने प्रस्तुत की गई। किसी आलोचक को उस निराला की राम की शक्ति पूजा में राम के मन का संघर्ष दिखाई देता है, जो सीता की मुक्ति के लिए जो पीड़ा है उनके अंदर, वह संघर्ष उनको दिखाई देता है। उसके बाद एक अगला आलोचक आता है, पुनः उसी कविता की व्याख्या करता है और उसमें उनको स्वयं निराला का आत्मसंघर्ष दिखाई देता है, ठीक है। फिर इसके बाद कोई अगला आलोचक आता है और उस कविता को जब वो पुनः पाठ करता है तो उसमें क्या दिखाई देता है उसे कि ये कविता लिखी गई थी छायावाद के काल में, जब हमारा देश पराधीनता की पीड़ा से गुजर रहा था। तो उस आलोचक को इस कविता में सीता के रूप में भारत माता दिखाई देती हैं। भारत माता की मुक्ति के लिए जो छटपटाहट हम सभी आजादी के दीवानों में थी, उस छटपटाहट को वो राम के अंदर देखते हैं। तो वह संघर्ष केवल निराला का या राम का संघर्ष नहीं था, बल्कि वह स्वतंत्रता का संघर्ष था। तो आप एक बार बार देख रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप एक नए निर्णय की स्थापना हो रही है। तो ये साहित्य में शोध है। हम ये नहीं कह सकते कि निराला ने अगर राम की शक्ति पूजा रच डाली तो एक बार रच दी उस पर कोई काम होगा, तो वो शोध कैसे होगा, क्योंकि वो पुस्तक या वो कविता तो निराला की रची गई है, ठीक है। जब जब साहित्य को पढ़ा जाता है तब तब अपने अप्रोच से, अपनी सोच से, अपनी शोध की दृष्टि से हमें उसमें कुछ नवीनता मिलती है और उस नवीनता से तर्कपूर्ण तरीके से जो नया निष्कर्ष हम देते हैं किसी भी रचना को लेकर के, उसी को हम मान सकते हैं कि वह प्राचीन विचारों का नवीन और तार्किक विश्लेषण होता है। इसलिए वह साहित्य का एक उत्तम शोध कार्य माना जाता है। मेरी बात से आप सभी एग्री कर रहे हैं? अब दूसरा पॉइंट है वर्तमान में प्रासंगिकता। जैसे मान लिया कि हम निराला की कविता पर चर्चा कर रहे थे और भी बहुत सी रचनाएं ऐसी हैं जिन पर बात की जाए तो शायद समय की कोई जो है प्रतिबद्धता खत्म हो जाएगी। तो किसी भी फील्ड में, किसी साहित्य की किसी भी फील्ड से हम लेते हैं, किसी भी विधा को लेते हैं, हम शोध कर रहे हैं, यही केवल महत्वपूर्ण नहीं है। हम किसी रचना में नया निष्कर्ष दे रहे हैं, केवल यही महत्वपूर्ण नहीं है। उस रचना में जो भी नयापन हम ला रहे हैं, जो नई स्थापना हम कर रहे हैं, वह हमारे वर्तमान को कितना प्रभावित कर रही है, वर्तमान में उसकी क्या रिलेवेंस है, वो प्रासंगिक है कि नहीं है। अगर वो प्रासंगिक नहीं है तो वह शोध कार्य केवल एक दोहराव होगा, केवल एक रिपीटेशन होगा। वह शोध कार्य कभी भी उत्तम शोध कार्य की श्रेणी में नहीं आएगा।
जैसे मान लीजिए कि मैंने अभी कहा कि साहित्य में बहुत विस्तार होता है, तो निश्चित रूप से साहित्य में जब शोध होगा तो उसकी भी संभावनाएं असीमित होंगी, अपरिमित होंगी। ठीक है, आपने अमिताभ नागर का नाम सुना होगा संभवतः। उनके 15 उपन्यास हैं और उन 15 उपन्यासों में उनका पहला उपन्यास है वो है महाकाल, जो भूख नाम से भी प्रकाशित हुआ है। ठीक है, महाकाल नाम से स्पष्ट है कि इसमें अकाल की पीड़ा को दर्शाया गया है। मैं बता ये रही हूँ कि कैसे कोई भी रचना वर्तमान में जब तक प्रासंगिक नहीं होगी तब तक वो जो शोध कार्य है वो व्यर्थ चला जाता है। ठीक है, तो महाकाल में जिस अकाल की पीड़ा को दर्शाया गया है, आज हम देखें तो न केवल हमारे देश में बल्कि पूरे विश्व में अलग अलग तरह की प्राकृतिक आपदाओं से हम जूझते रहते हैं। बाढ़ है, सूखा है, अभी हाल ही में जिस महामारी से हम गुजरे हैं, कोविड के जिस दौर से हमारा ये पूरा विश्व जो गुजरा है, तो यानी वह विभीषिका जो अमिताभ नागर ने महाकाल रचते समय दर्शाई है, वह आज भी हम उससे दो चार हो रहे हैं। आज भी वह हमारे समाज को, हमारे जीवन को, हमारे परिवार को अफेक्ट कर रही है, प्रभावित कर रही है। ठीक है, इस उपन्यास का जो केंद्रीय पात्र है वह एक टीचर, एक अध्यापक है, और जो अध्यापक होता है उसे अपेक्षा की जाती है कि उसमें नैतिकता, उसकी गरिमा, उसमें मर्यादा का भाव अधिक होता है, क्योंकि कहीं न कहीं वो अपने विद्यार्थियों के लिए, बच्चों के लिए वह एक रोल मॉडल होता है, एक अनुकरणीय होता है। तो मास्टर है वह, शिक्षक उसमें ना शब्द प्रयोग करके नागर जी ने शब्द प्रयोग किया मास्टर। मास्टर पांचू गोपाल उसका नाम है। ठीक है, अब जब अकाल की विभीषिका से पूरा देश गुजर रहा था तो इतनी मानवीय स्थिति पैदा हो जाती है कि भूख की पीड़ा इतनी तीव्र हो जाती है कि दाने दाने को लोग तरसने लगते हैं, और अनाज के कुछ दाने को पाने के लिए एक व्यक्ति जो है वो अपने ही पत्नी, अपने ही बच्चों को बेचने पर उतारू हो जाता है। ठीक, यानी भूख की पीड़ा जो है वह व्यक्ति के अंदर से नैतिकता को पूरी तरह से खत्म कर देती है, नैतिकता का पतन होने लगता है, क्षरण होने लगता है, और एक मास्टर, एक टीचर होने के नाते पांचू गोपाल इससे बहुत अधिक व्यथित हो जाता है। और जब व्यथित होता है तो जीवन से जो एक राग होता है, एक प्रेम होता है जीवन से, जीवन जीने की इच्छा जो होती है, वह राग उसके भीतर से समाप्त हो जाता है। ठीक है, अब जब जीवन से प्रेम खत्म होता है, वह अपने ही परिवार में देखता है कि उसका अपना ही भाई जो है वो अपनी पत्नी को बेच रहा है, अपने बच्चों को बेच रहा है, पूरी तरह से वो अनैतिक हो चुका है। ठीक है, तो वो क्या करता है कि वो अपने घर को छोड़ देता है और जीवन से बुरी तरह से कट जाता है, संभवतः मृत्यु का वर्ण करने की कोशिश भी करता है। ठीक, जिस प्रासंगिकता का मैं जिक्र कर रही थी, मार्ग में वो देखता क्या है कि विभीषिका के, अकाल की विभीषिका के कारण पूरी लाशें की लाशें बिछी हुई हैं। ठीक है, उन लाशों में एक लाश एक माँ की हुई है, और उस माँ से चिपका हुआ एक जीवित, एक नवजात शिशु जो है वो वहां पर रो रहा है। ठीक है, वह क्रंदन जो है उस शिशु का, उस क्रंदन में पांचू गोपाल को जीवन के प्रति फिर से राग दिखाई देता है। उस क्रंदन से वो पीड़ित नहीं होते हैं, उस क्रंदन से वो व्यथित नहीं होते हैं कि बच्चा रो रहा है, उसकी माँ की मृत्यु हो चुकी है, बल्कि उस क्रंदन में वो जीवन देखते हैं, वो जीवन का अंकुरण देखते हैं कि कितनी भी विषम से विषम परिस्थिति आ जाए, लेकिन जीवन जीने की जो इच्छा है, जिसे हम जिजीविषा कहते हैं, वह अपराजेय होती है, और मनुष्य में वह अपराजेय होनी चाहिए। इसी अपराजेय जिजीविषा की बात हज़रत ऋषभ द्विवेदी ने बार बार की है। ठीक है, इसीलिए उनकी रचनाएं जो हैं वो पूरी तरह से लोक को प्रभावित करती हैं, मनुष्य उनके केंद्र में। ठीक है, तो पांचों गोपाल उस बच्चे के क्रंदन से पूरी तरह से प्रभावित हो जाता है, हिल जाता है वो भीतर तक, उस बच्चे को वो गोद में उठा लेता है, और फिर से उसके अंदर जीवन के प्रति अनुराग जाग उठता है, प्रेम जाग उठता है। उसे लगता है कि जीवन इतना भी बुरा नहीं है, ये जो बुरी परिस्थितियां ये गुजर जाएंगी, हमें जीवन को फिर से शुरू करना है। ठीक, तो क्या ये जो रचना है, मैं बात कर रही थी वर्तमान में उसकी प्रासंगिकता की, क्या ये रचना वर्तमान में अपनी प्रासंगिकता को सिद्ध नहीं करती है? जब भी महाकाल पर रिसर्च होगा या हुआ होगा, जब भी भूख पर इस उपन्यास पर रिसर्च होगा, तो क्या उस शोध कार्य में हम इस पॉइंट को, इस निष्कर्ष को बाहर नहीं लाएंगे कि जब तक मनुष्य है तब तक उसकी जिजीविषा जीवित है, और इसलिए उस जिजीविषा को केंद्र में रखकर जो साहित्य रचा गया है वह हमेशा कालजयी है। तो जब वर्तमान में प्रासंगिक है तो यह एक उत्तम शोध कार्य की श्रेणी में आएगा। ठीक है, अब इसी संदर्भ में हम देखते हैं कुछ डिफिनेशंस मैं आपके सामने रखूंगी। बाबू गुलाब राय की परिभाषा है पूर्वार्जित ज्ञान के आलोक में नवार्जित ज्ञान की व्याख्या।
पूर्वार्जित माने पहले से जो हमने प्राप्त कर लिया है या पहले से जो हमारे सामने प्रत्यक्ष है, पांडुलिपियों के रूप में, पुस्तकों के रूप में, आर्टिकल्स के रूप में, या अब आप में से बहुत लोग जब थीसिस लिखेंगे तो आपसे पहले जो लोग लिख चुके हैं वो शोध प्रबंध आपके सामने प्रत्यक्ष होंगे, वो सारे ज्ञान पूर्वार्जित ज्ञान की श्रेणी में। ठीक है, गुलाब राय क्या कहते हैं कि जो पूर्वार्जित ज्ञान है उसके आलोक में नए ज्ञान की व्याख्या प्रस्तुत की जाती है। जो बात अभी मैंने निराला की कविता के संदर्भ में बताई, पूर्वार्जित ज्ञान इतना ही था कि निराला ने अपनी एक भावभूमि को लेकर के उस कविता को रचा था। नवार्जित ज्ञान ये है जिसमें डॉक्टर बच्चन सिंह कुछ और देखते हैं, नंदकिशोर नवल कुछ और देखते हैं, दूधनाथ सिंह निराला को एक अलग भावभूमि पर देखते हैं। ठीक है, तो पूर्वार्जित ज्ञान के आलोक में नवार्जित ज्ञान की व्याख्या यह साहित्य में शोध की संकल्पना है। अब हम देखते हैं छायावाद के प्रमुख आलोचक हैं आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। ठीक है, पता नहीं जो साहित्य से अलग विद्यार्थी हैं उनको इंटरेस्टिंग लग रहा है कि नहीं लग रहा है। फिलहाल चूंकि जो मुझे कहा गया था लिटरेचर पर एक लेक्चर होना चाहिए, इसलिए मैंने फोकस किया लिटरेचर पर। ठीक है, तो नंद दुलारे वाजपेयी क्या कहते हैं कि शोध की दृष्टि से आप ध्यान दीजिएगा, मैंने 3 पॉइंट्स इसमें रखे हैं। पहला ये कि बिखरे हुए तथ्यों का समाहार और संयोजन। जब हम साहित्य में शोध की दिशा में बढ़ेंगे, कोई भी रिसर्च प्रॉब्लम हम लेंगे, कोई भी विषय हम चयनित करेंगे, तो उससे रिलेटेड, उससे संबंधित बहुत सारे जो फैक्ट्स पहले से लिखे जा चुके हैं, बिखरे हुए हैं, उनको हमें उनका समाहार करना, उनका कलेक्शन करना होता है। ठीक है, उनका एकत्रीकरण हम करते हैं। जब उनको हम संयोजित करते हैं तो हमारी एक शोध की दृष्टि डेवलप होती है कि अब हमें इसमें नयापन कैसे लाना है, इसमें हमें किस नई चीज को खोजना है। उसके बाद ये कहते हैं विरोधी मतों का खंडन व निराकरण। शुक्ल जी ने एक टर्मिनोलॉजी यूज की, विरुद्धों का सामंजस्य। ठीक है, विरोध का मतलब केवल एक दूसरे को काटना नहीं होता है, विरोध में विकास छुपा होता है। अगर विरोध नहीं होता है तो विकास भी नहीं होता है। बस ये है कि उसमें नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, वो हमेशा एक पॉजिटिविटी से वो गवर्न होनी चाहिए। तो विरोधी मतों का खंडन और निराकरण कैसे शोध हो सकता है, जैसे भक्तिकाल के संदर्भ में आप देखते हैं कि शुक्ल जी का मत कुछ और है, द्विवेदी जी का मत कुछ और है। शुक्ल जी के मत को उन्होंने कहा है ना कि 12 आने स्वरूप ऐसा ही होता भक्तिकाल का, 4 आने बदला हुआ है। 16 आने में 12 आना वो शुक्ल जी के मत का समर्थन करते हैं, 4 आने को अपनी स्थापना देते हैं। तो ये जो 4 आना वो स्थापना देते हैं, यह स्थापना ही साहित्य में द्विवेदी जी के द्वारा किया गया एक बहुत ही उत्कृष्ट शोध है, गुणवत्तापूर्ण शोध है। ठीक है, तो मतों को, विरोधी मत जो है उसका खंडन भी करना है लेकिन निराकरण भी करना है, और उसके साथ साथ एक नए निर्णय की स्थापना भी करनी है। हमारा जो हाइपोथेसिस हम लेते हैं, हम किस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, वो जो नवीनता है उस निर्णय में, वही साहित्यिक शोध का मूल स्वरूप है। ऐसा नहीं है कि आचार्य द्विवेदी ने शुक्ल जी के मत का खंडन किया और अपना कोई स्वतंत्र निर्णय नहीं दिया। उन्होंने यह स्वतंत्र निर्णय दिया कि भक्ति हमारा बीज भाव है। ठीक है, तो इसके बाद हम अगला पॉइंट देखते हैं कि यह नया निर्णय एक स्वतंत्र विचार सरणी के रूप में। शुरू में मैंने बात की कि जो भ्रम की स्थिति बनी रहती है साहित्य के शोधार्थियों में, ठीक है, कभी कभी कुछ प्राध्यापकों में भी वो स्थिति बनी रहती है कि साहित्य में कैसे हम नयापन लेते हुए शोध कार्य कराएं। तो जिस नए निर्णय की बात मैं कर रही हूँ उस पर यह आरोप नहीं लगाया जा सकता कि भक्तिकाल पर शुक्ल जी ने ये कहा तो द्विवेदी जी ने कुछ अलग कर दिया, तो ये कौन सी शोध कार्य की बात हो गई। क्योंकि जब कोई नया निर्णय आप देते हैं तो हमेशा का स्वतंत्र होता है, उसकी अपनी एक स्वतंत्र सत्ता होती है, वो फ्रीली एग्जिस्ट करता है, और जब वो स्वतंत्र रूप से एग्जिस्ट करता है तो निश्चित रूप से वो नवीन है। नवीन इसलिए है कि उसके पीछे बहुत सारे तर्कों का योगदान है और इसलिए वह साहित्य के शोध की परिधि में आता है। ठीक है, अब हम देखते हैं, यहाँ बहुत से शोधार्थी बैठे हुए हैं, केवल रेट का अन्यथा मत दीजिएगा, केवल रेट का एग्जाम पास करना और अपने गाइड से मिलना, शोध का विषय अलॉट करवाना, या ये कि हम भी रिसर्च करना चाहते हैं, दैट इज नॉट रिसर्च। अगर हम वास्तविक रिसर्च की बात करें और स्पेशली लिटरेचर के फील्ड में, तो हमको एक अप्रोच डेवलप करना होता है। इसीलिए 100 विद्यार्थी शोध करते हैं, उसमें कोई 2 शोध ऐसा होता है जो शोध आने वाले लंबे समय तक उसकी रिलेवेंस बनी रहती है। उसका कारण ये है कि जो शोधकर्ता होता है उसमें भी कुछ निश्चित गुण होने चाहिए। जैसे जब हम लोग काव्यशास्त्र में रस को पढ़ाते हैं तो उसमें शुक्ल जी ने एक शब्द दिया है सहृदय। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो साहित्य पढ़ता केवल वही सहृदय होता है, और सहृदय का मतलब मैं हार्ट की बॉडी ऑर्गन के रूप में नहीं बात कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ उन संवेदनाओं की जो
हमारे हृदय को वास्तव में हृदय बनाती हैं। ठीक है, तो शुक्ल जी अगर सहृदय कहते हैं तो उनका मानना यह है कि आप कितना भी उत्कृष्ट साहित्य लेखन कर लीजिए, लेकिन जो सहृदय होगा वही उसका आस्वादन कर पाएगा, अन्यथा नहीं कर पाएगा। तो कुछ वही चीज शोधकर्ता के लिए भी है। ठीक है, शोधकर्ता के प्रमुख गुण जब हम साहित्य के संदर्भ में देखते हैं तो सबसे पहला उसकी रुचि। ऐसा नहीं है कि हम गाइड के पास गए, सर आपको विषय, मैडम आपको विषय अलॉट कर दीजिए और हम उस पर शोध कार्य कर देंगे, और अगर गाइड बिना अभिरुचि जाने अपने विद्यार्थी की उसको विषय अलॉट कर देता है तो वह भी कहीं से भी उचित नहीं ठहराया जा सकता है। पहले हमें उस शोधार्थी की रुचि को जानना चाहिए कि उसकी अभिरुचि क्या है, वो किस क्षेत्र में कार्य करना चाहता है, तभी वो अपने बेस्ट को बाहर निकाल पाएगा। ठीक है, रुचि के साथ साथ जिज्ञासा, बिना जिज्ञासा के शोध तो हो ही नहीं सकता है। आपकी रुचि है कि आप निराला पर कार्य करें, कि लेकिन केवल रुचि से आप निराला पर कार्य नहीं कर सकते। आपके अंदर जिज्ञासा का वह भाव निरंतर विद्यमान होना चाहिए कि आप जो भी पढ़िए उसमें आप कुछ नया खोजने की आपके अंदर चाहत होनी चाहिए, वही आपकी क्यूरियोसिटी है, वही आपकी जिज्ञासा है। ठीक है, और उसके साथ साथ जागरूकता यानी कि अवेयरनेस। आपका इंटरेस्ट भी है, आप क्यूरियस भी हैं, लेकिन आप अवेयर बिल्कुल नहीं हैं, आप अपडेट नहीं हैं। समाज में जो अपडेशन है साहित्य को लेकर के, आप अवेयर नहीं हैं क्या लिखा जा रहा है, किस तरह की विचारधाराएं हैं इस समय समाज में, लेखन में किस तरह की विशेषताएं हो रही हैं, कैसे उसमें हम कुछ नया ला सकते हैं। अगर ये अवेयरनेस आपके अंदर नहीं है तो आप एक अच्छे शोधकर्ता नहीं बन सकते। हो सकता है आप शोध कर ले, थीसिस लिख ले, सबमिट कर ले, आपको डिग्री अवार्ड हो जाए, लेकिन अगर वास्तव में आप रिसर्च करना चाहते हैं तो इन तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन आपके अंदर होना चाहिए, इंटरेस्ट, क्यूरियोसिटी एंड अवेयरनेस। ये तीनों चीजें एक साथ जब मिलती हैं तो वह शोधार्थी को एक उत्तम शोधार्थी बनाती है। ठीक है, अब मैं बात शुरू में कर रही थी शोध की दृष्टि की, कि आपकी एक दृष्टि होनी चाहिए। हमने कोई रचना पढ़ी, कोई जरूरी नहीं कि सबके अंदर वह अप्रोच हो कि उसमें कुछ नया खोज सके, और जो नया खोज सकता है वही उसका जो रिसर्च का अप्रोच है वही उस शोध के लिए इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, अब साहित्य का शोध विज्ञान का शोध नहीं है, मानविकी का शोध नहीं है, इसलिए उसमें लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल होता है। जो शोधार्थी है, आप साइंस में आपके लैंग्वेज इधर उधर भी है, चल जाएगा, ह्यूमैनिटीज में लैंग्वेज इधर उधर है, चल जाएगा। ठीक है, आप अपनी मेथोडोलॉजी के विभिन्न चरणों को लेंगे और आप अपनी थीसिस सबमिट कर देंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, आपका कंक्लूजन निकल आएगा। लेकिन आप जब लिटरेचर में शोध कर रहे हैं तो आपने बहुत अच्छा शोध कर लिया, जब आपको उसको अभिव्यक्ति उसकी करनी है, आपके पास शब्दावली नहीं है, तो आपका वह शोध जो है वो बिल्कुल स्तरहीन हो जाएगा। ठीक है, आपके पास समर्थ शब्दावली होनी चाहिए, आपकी भाषिक क्षमता जो है वो सशक्त होनी चाहिए, ताकि जो आपने सोचा है, जो आपने निष्कर्ष निकाले हैं, जो नवीन तथ्यों को सामने आप लाए हैं, जिनका आपने कलेक्शन किया है, उसको आप उतने ही प्रभावशाली ढंग से एक्सप्रेस भी कर सकें। उसके लिए आपकी डिक्शनरी जो है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है, और इन सारी चीजों से परे एक चीज है शोधकर्ता में जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सब कुछ होने के बावजूद अगर आपके अंदर यह गुण नहीं है तो आप कभी भी शोध वास्तविक रूप में आप शोध नहीं कर पाएंगे, वो है ऑब्जेक्टिविटी। स्पेशली मैं साहित्य के विद्यार्थियों से कहना चाहूंगी कि हमारे साहित्य जगत में इसमें कई तरह की विचारधाराएं वर्क कर रही हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम एक फ्रेम बना लेते हैं, एक खाका बना लेते हैं कि फला की रचना है तो वो ऐसी ही होगी, अगर वो केदारनाथ सिंह की रचना है तो उसमें ये चीजें होंगी। ठीक है, अगर वो नामोर सिंह जी की रचना है तो उसमें ये बातें प्रधान होंगी, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। शोध में ऑब्जेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, यानी जब भी आप शोध करें तो आपका जो इनर सेल्फ है उसको कभी भी आप प्रेजेंट ना होने दें, किसी भी तरह के आग्रह से, दुराग्रह से, पूर्वाग्रह से या किसी भी तरह की बदी बनाई धारणा से मुक्त होकर के ही आपको शोध करना चाहिए। जैसे मान लिया कि आप, मैंने अपनी पीपीएससी की क्लास में बताया भी है कि अगर आप कोई बुक पढ़ते हैं, कोई पुस्तक आपने मान लिया, कोई नॉवेल लिया और आपका ध्यान पहले गया उसके राइटर पर और आपने सोचा कि ये राइटर मैं पहले देख लूं कि किससे बिलोंग करता है, ठीक है, इसकी क्या दृष्टि है, किस ग्रुप से बिलोंग करता है, तो उस रचना की मूल बातों को आप कभी समझ ही नहीं पाएंगे और कभी वो चीज सामने नहीं आ पाएगी। ठीक, तो हमें बुक के थ्रू ऑथर तक पहुंचना होता है। जब हम रचना के थ्रू रचनाकार तक पहुंचेंगे तब हम उस रचना में जो कुछ भी लेखक
रिकॉर्ड करना आप समझ रहे होंगे, जो चीज लेखक उसमें प्रत्यक्ष ढंग से नहीं कर पाया है उसको भी आप रिकॉर्ड कर ले जाएंगे अगर आप पहले रचना पढ़ेंगे और रचना के माध्यम से आप रचनाकार तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। इसी को ऑब्जेक्टिविटी कहते हैं। आप तटस्थ होकर के रचना को पढ़िए, ठीक है। शोध भी आप तटस्थ होकर के करिए। जितना ही आप तटस्थ रहेंगे, जितना ही अपने इनर सेल्फ को आप परे रख करके शोध करेंगे, उतना ही आपका शोध गुणवत्तापूर्ण होगा, उतना ही उत्कृष्ट होगा और आप एक बेहतर कार्य कर पाएंगे, ठीक है। अब चूंकि जो लेक्चर है वो है चुनौतियों और संभावनाओं पर। साहित्य में शोध हमेशा से चुनौतीपूर्ण रहा, क्योंकि इसके लिए हमारे पास बहुत सारे टूल्स नहीं होते हैं। हम रिसर्च डिजाइन बहुत सारी यूज नहीं कर सकते, ठीक है। बहुत सारी जैसे मान लिया इमेजरी स्किल्स पर, टेक्निक्स पर बहुत सारे लेक्चर हुए, उन सारी चीजों को साहित्य से उनका कोई सरोकार नहीं होता है। हम उनका प्रयोग करके साहित्य में शोध नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जब साहित्य में शोध की चुनौतियों की बात हम करेंगे तो व्याकरण, अभी थोड़ी देर पहले शोधकर्ता के गुणों में मैंने बताया समर्थ शब्दावली, उसका सीधा रिलेशन, सीधा उसका संबंध जो वो व्याकरण से है। एक शोधार्थी से अपेक्षा की जाती है कि वह व्याकरणिक रूप से उसकी जो भाषा है वो मजबूत होनी चाहिए, कुछ का कुछ नहीं लिखना है, ग्रामर आपका सही होना चाहिए। आप वाक्य रचना करते हैं, अगर उसमें व्याकरण की कुछ त्रुटियां ज्यादा हो जाती हैं तो आपका अनर्थ हो सकता है, ठीक ना। आप कहना कुछ और चाहते हैं और बात जो है वो श्रोताओं तक या पाठकों तक कुछ अलग रूप में पहुंचेगी। व्याकरण में आपको वाक्य रचना, आपको विशेषण का, संज्ञा का, लिंग का, क्रिया का, आपको कालों का, टेंसेस का, सबका ध्यान रखना है। तो शोध की चुनौती साहित्य में, क्या ये चुनौती साइंस में होती है? नहीं होती है, उसकी अलग चुनौतियां हैं, ह्यूमैनिटीज की अलग चुनौतियां हैं। व्याकरण की चुनौती लिटरेचर में होती है, कोई भी लिटरेचर हो, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, सबका अपना जो व्याकरण होता है, उस व्याकरण में आपको काफी हद तक महारत हासिल होनी चाहिए, तब आप अच्छा शोध कर पाएंगे। इसी क्रम में दोहराव से हमें बचना चाहिए, रिपीटेशन, जैसा भी मैंने बात की कुछ रचनाओं की, निराला की, अमृता नागर जी की, तो उन पर अगर हम शोध कार्य कर रहे हैं तो हमारी स्थापना नवीन होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मान लिया कि अभी जो बात हुई कि पहले राम का संघर्ष देखा गया, उसके बाद निराला का संघर्ष देखा गया, उसके बाद आजादी का संघर्ष देखा गया। तीनों स्थापनाएं क्या है? तीनों स्थापनाएं अपनी पिछली स्थापना से एकदम नई स्थापना है। उस कविता को पढ़ करके कोई ये सोच भी नहीं सकता है कि उसमें आजादी का संघर्ष कैसे प्रतिबिंबित हो सकता है, ठीक है। तो दोहराव से हमें बचना चाहिए। हमारे सामने बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स होंगे, प्रिंट मटेरियल के रूप में या ई मटेरियल के रूप में, लेकिन हमको एज इट इज किसी को नहीं लेना है, उनको हमें पढ़ना है, चिंतन करना है और उस पर अपनी जो एक हमारा जो रिसर्च अप्रोच है उससे हमको नई स्थापनाएं, नए सिद्धांत उसमें हमको विकसित करने हैं। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है साहित्यिक चोरी, प्लेजरिज्म जो है, जिस पर बीते कुछ सालों से बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, क्योंकि बीच में एक दौर आया जब साहित्य का मतलब कट पेस्ट होने लगा। हम कहीं से भी मटेरियल लेते हैं, कट किया, पेस्ट कर दिया, हमारी थीसिस तैयार हो गई, हमने सबमिट कर दिया, डॉक्टरेट की डिग्री हमको मिल गई, ठीक है। लेकिन प्लेजरिज्म जो है, इससे हमको हमेशा बचना चाहिए अगर हम अच्छा शोध करना चाहते हैं। एक तो अगर हम किसी अन्य के कंटेंट को लेते हैं अपने शोध में, तो उसको हमें हमेशा रेफरेंस के साथ लेना होगा और साथ ही साथ सेल्फ प्लेजरिज्म से भी हमें बचना चाहिए। जो हमारा खुद का आर्टिकल है या खुद की कोई बुक है, उसके कंटेंट को भी हम कहीं अगर कोट करते हैं तो बिना रेफरेंस के हमको कोट नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि ये तो मेरी एक किताब का मटेरियल, हमने दूसरे में भी वही छाप दिया, हमने तीसरे में भी वही पब्लिश करवा दिया, ठीक है। तो वो रिसर्च एथिक्स को डिस्टर्ब करेगा और हम रिसर्च कर रहे हैं तो जीवन कभी भी एथिक्स के बिना चलता ही नहीं। रिसर्च कर रहे हैं तो उसका भी अपना एथिक्स है, उसको भी हमें फॉलो करना चाहिए और साहित्यिक चोरी से हमें बचना चाहिए। इस साहित्यिक चोरी से बचने के लिए सरकार ने 2019 में एक सॉफ्टवेयर बनाया, शोध शुद्धि, ठीक है। अभी समय है मेरे पास, शोध शुद्धि सॉफ्टवेयर बनाया। आप यूआरएल के थ्रू उसके वेब पेज को एक्सेस कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। लगभग 1000 संस्थाओं को ये प्रोवाइड किया जा चुका है। भविष्य में हो सकता है हमारी अपनी संस्था को भी ये चीज मिल जाए, तो आप साहित्यिक चोरी करके बच नहीं सकते हैं। इसलिए अगर आप उत्तम शोधकर्ता बनना चाहते हैं तो कृपया ये प्रयास ना करें कि कहीं से भी किसी के कंटेंट को हम कॉपी पेस्ट ना करें, चोरी ना करें, ठीक है। अब चूंकि प्रविधि पर ये वर्कशॉप है तो थोड़ी बात हम लोग पद्धतियों पर कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये कि जो साहित्य होता है वह हमेशा से सीमाओं को तोड़ता है। साहित्य कभी किसी सीमा में बंधता नहीं है।
परिधि हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि साहित्य का मूल होता है भाव या संवेदना, और संवेदना को हमेशा विस्तार मिलता रहता है। संवेदना को कभी भी हम एक सेट पैटर्न में बांध नहीं सकते। तो इसलिए साहित्य में जब शोध करेंगे तो उसको भी हम कभी भी एक सेट पैटर्न के आधार पर हमने 2-4 प्रविधियां ले ली और उस आधार पर हम सोचे कि साहित्य में शोध कर पाएंगे, तो हम साहित्य में शोध तब नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जैसे जब मैं काव्यशास्त्र पढ़ाती हूँ अपने पीजी के स्टूडेंट्स को या यूजी के स्टूडेंट्स को, तो उसमें काव्य लक्षण पढ़ाते समय वर्ड्सवर्थ की एक डेफिनेशन को कोट किया जाता है कि पोएट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, यानी कविता जो है वो प्रबल अनुभूतियों का सहज उद्रेक है। ठीक है, प्रबल अनुभूतियां, आप ध्यान दीजिएगा, हमारी जो फीलिंग्स है जब वो प्रबल होती हैं और ओवरफ्लो हो जाता है, फ्लो नहीं होता, ओवरफ्लो होता है, तब कविता का जन्म होता है। तो ये जो ओवरफ्लो है और स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो, स्पॉन्टेनिटी बनी रहती है, यह साहित्य को जन्म देती है। वाल्मीकि से लेकर के जो हमारे आदि कवि हैं, वहां से जब कविता का जन्म होता है तो वहां भी उस भाव का ही ओवरफ्लो हुआ होता है। क्रौंच पक्षी के क्रंदन को सुन करके जब उनकी पीड़ा बर्दाश्त नहीं होती है, उनको वह उफल जाती है, तब जाकर के उनके मुंह से वह श्लोक फूटता है और कविता का जन्म होता है। तो जब साहित्य सीमाओं से नहीं बता है तो हम कैसे प्रविधियों को, कुछ प्रविधियों को लेकर के एक खांचे में फिट करके एक पैटर्न बना करके कैसे हम साहित्य में शोध कर सकते हैं। तो प्रविधियों का जब चयन करिए तो आप ये देखिए, शोध प्रविधियों में आप ये देखिए कि साहित्य में कौन सी प्रविधि हम यूज करें ताकि साहित्य का बेस्ट आउटकम बाहर आ सके। साहित्यिक शोध जब करें तो उसके बेस्ट आउटकम को हमको बाहर लाना है। प्रविधियों के चक्कर में पड़ करके ऐसा ना हो कि साहित्य के बेस्ट को आप बाहर ना ला सके, तो आपका शोध जो है वो निरर्थक हो जाए। ठीक है, तो आप पद्धतियों में जो सबसे महत्वपूर्ण पद्धति साहित्य के लिए वह है अध्ययन पद्धति, लिटरेचर रिव्यू। साहित्य में इस अध्ययन पद्धति का सबसे बड़ा रोल होता है, सबसे बड़ी भूमिका होती है। और लिटरेचर रिव्यू का मतलब होता है कि आपने जो भी विषय चयन किया है उससे रिलेटेड जितने भी मटेरियल्स आपको मिल रहे हैं वह पांडुलिपियों के रूप में मिल रहे हैं, उससे संबंधित आलोचनात्मक ग्रंथ है, मूल ग्रंथ है, कोश है, डिक्शनरी बहुत जरूरी है व्याकरण के लिए, शोध प्रबंध जो आपके सामने पहले से अवेलेबिलिटी है उनकी, टीकाएं हैं, जो पत्रिकाएं हैं हमारे साहित्य, किसी भी भाषा के साहित्य से संबंधित, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आज के समय में हमारे जो ई मटेरियल्स हैं उन पर हमको ध्यान देने की जरूरत है। इन सभी का जो रिव्यू है, लिटरेचर रिव्यू है, वह हमारे साहित्यिक शोध में एक महत्वपूर्ण, एक अहम भूमिका का निर्वाह करता है। कुछ प्रविधियां जिनको हम साहित्य में बहुत अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं, साक्षात्कार विधि। जैसे मान लिया कि हम किसी ऐसे रचनाकार पर या उसकी रचना पर शोध कर रहे हैं जो हमारे आपके सामने अभी जीवित मौजूद हैं, तो साक्षात्कार के थ्रू हम उन्होंने क्या रचा है, पहले हम उनकी रचना पढ़ेंगे, लिटरेचर रिव्यू करेंगे, उससे रिलेटेड लिटरेचर रिव्यू करेंगे। लेकिन अगर वो रचनाकार हैं तो उनसे हम इंटरव्यू के द्वारा, साक्षात्कार के द्वारा उनकी अपनी क्या सोच रही है उस रचना में, उसको हम जान सकते हैं। ठीक है, तो साक्षात्कार की प्रविधि और उसी का ही एक थोड़ा मॉडिफाइड रूप है परिचर्चा, जो कह सकते हैं हम और आप कर रहे हैं आज। तो जो परिचर्चा है उसके थ्रू भी साहित्य के शोध में कुछ नई स्थापनाएं, कुछ नई बातों को हम सामने ला सकते हैं। इसके बाद प्रश्नावली आती है, जो मुख्य रूप से ह्यूमैनिटीज में बहुत यूज होती है प्रश्नावली। साहित्यिक शोध में मैं ये नहीं कहूँगी कि हर विषय में प्रश्नावली कारगर होगी, यूजफुल होगी, इसलिए मैंने ये बात डाली है कि सामाजिक महत्व वाले जो शोध विषय हैं, ऐसे साहित्य के शोध विषय जिनका अपना एक सामाजिक संदर्भ है, उन विषयों में प्रश्नावली आपके लिए कारगर सिद्ध हो सकती है। जैसे मान लिया कि हमने लोकगीतों पर हमने चयन किया विषय कि हम कोई शोध कार्य करेंगे और एक हाइपोथेसिस, एक प्राकल्पना हमने बनाई कि हमारा जो लोकगीत है, लोकगीतों में लोक के मूल्य उसमें हमको प्रतिबिंबित होते हैं, दिखाई देते हैं। तो लोकगीतों में लोक का मूल्य दिखाई देता है, ये हमारी प्राकल्पना है। अब हम प्रश्नावली बनाएंगे और सर्वे करेंगे। हम अवधि के क्षेत्र में जाएंगे, हम ब्रजी के क्षेत्र में जाएंगे, बुंदेली में जाएंगे, भोजपुरी में जाएंगे, तब वहां से सर्वे के दौरान और कुछ निश्चित जो हमारा क्वेश्चनेयर है उसके दौरान उससे हमको पता चलेगा कि जो हाइपोथेसिस हमारी है वह करेक्ट है कि नहीं है, उसमें वास्तव में वो लोक मूल्य या लोक विश्वास प्रतिबिंबित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। और ये बात आपके सामने बार बार कही गई है कि कोई जरूरी नहीं कि आपकी हाइपोथेसिस सही हो और आपका कंक्लूजन वही निकले। तो साहित्य में भी इसकी पॉसिबिलिटी है।
हो सकता है कि अवधि के कुछ गीत ऐसे हो जिसमें लोक मूल्य हमको दिखाई दें और ब्रज में हमको लोक मूल्य ना दिखाई दे। नहीं है, मैं ये नहीं कह रही, मैं एक पॉसिबिलिटी की बात करूँ। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो सामाजिक महत्व वाले विषयों से संबंधित जो शोध है उसमें हम प्रश्नावली विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब चुनौती के बाद कुछ संभावनाओं पर हम विचार कर ले। इतनी बातें होने के बाद भी बच्चों के मन में, शोधार्थियों के मन में ये होता है कि कैसे हम मटेरियल प्राप्त करें अपने लिटरेचर से रिलेटेड। सारी बुक्स हम खरीद नहीं सकते, पांडुलिपियां हमको अवेलेबल नहीं हो सकती बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता है, आप इसके URL को देख करके आप एक्सेस करिए इसके पेज को, और इस पर आपको बहुत सारे ई मटीरियल प्रोवाइड किए जाएंगे। फिर हम आते हैं, समय मुझे लगता है कि थोड़ा ही बचा है, तो मैं थोड़ा आधे घंटे हैं, ठीक है, तब तक हो जाएगा, वाइंड अप हो जाएगा। नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय है नई दिल्ली में, इसमें आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको बहुत सारी ई मटीरियल्स जो है वो आपको इस पुस्तकालय में प्राप्त होंगे। बहुत सारी ऐसी पुस्तकें जिनकी जानकारी आपको नहीं है, उनके बारे में आप इसके वेब पेज पर जाएंगे तो आपको जानकारी मिलेगी। क्या ऐसा होता है लिटरेचर के विद्यार्थियों के लिए कि आप चाहते हैं लेकिन आपको पता नहीं होता कि इससे रिलेटेड कौन सी पुस्तकें हैं, हमको जानकारी नहीं होती या हम कहाँ से प्राप्त करें, हम सब खरीद नहीं सकते हैं, ठीक ना? तो उनकी जानकारी आपको इस तरह के ऑनलाइन पोर्टल पर आपको मिल जाएगी। श्रीमती हंसा मेहता पुस्तकालय बड़ौदा गुजरात में है। आप फिगर देखिए, आपको देख के लगेगा कि कितनी रिच लाइब्रेरी है इसकी। और इस लाइब्रेरी की खासियत ये है कि इसमें पुस्तकें और पांडुलिपियां तो हैं ही, इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है कि जो इसके पहले जो भी रिसर्च वर्क हुए हैं, जितने शोध प्रबंध हैं, इस पुस्तकालय द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि उन पुस्तकों को इकट्ठा किया जाए। तो आप अगर प्रेमचंद पर कोई शोध कार्य करना चाहते हैं तो उस पर जितने शोध कार्य हो चुके हैं उनका एक कलेक्शन आपको यहाँ जाकर के मिल सकता है। अगर आप फिजिकली विजिट नहीं कर सकते हैं तो आप ऑनलाइन इसको देख सकते हैं। उससे आपको जानकारी मिलेगी कि आपके विषय से रिलेटेड कितने शोध प्रबंध लिखे जा चुके हैं, उनसे आप कहाँ से रॉ मटेरियल ले सकते हैं। ठीक है, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी है, इसकी निःशुल्क सदस्यता अभियान इसका चलाया जा रहा है 1 दिसंबर से लेकर 28 फरवरी तक। अभी आपके पास टाइम है, आप चाहें तो आप इसकी मेंबरशिप ले सकते हैं। जो समर्थ है वो जाकर विजिट कर सकते हैं, आपको बहुत बेनिफिट होगा इससे। जो नहीं समर्थ है वो आप ऑनलाइन इसमें बहुत सारी पुस्तकों के बारे में, पांडुलिपियों के बारे में इसमें जान सकते हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत पुराना है, ये सरस्वती महल पुस्तकालय तंजौर में है, तमिलनाडु में। इसमें आप देख सकते हैं कि लिखा है कि पाम ट्री के मैन्युस्क्रिप्ट्स यहाँ पर रखे हुए हैं, यानी बहुत प्राचीन पांडुलिपियाँ आपको अपने विषय से संबंधित मिल सकती हैं वहाँ पर। और वो पांडुलिपियाँ आप सोच सकते हैं कि आपके साहित्यिक शोध कार्य में कितनी सहायक सिद्ध हो सकती हैं। तो किताबों के अलावा ये पांडुलिपियाँ जो है ये प्रमुख हो जाएंगी आपके लिटरेचर रिव्यू के लिए। उसके बाद इंडियन हैबिटेट सेंटर पुस्तकालय दिल्ली, आप URL पे जाइए और देखिए कि इसमें ऑडियो और वीडियो बहुत तरह के मटेरियल्स हमको मिलेंगे। अगर आप चाहेंगे तो इनकी डिटेल्स मैं आपको बाद में भी दे दूँगी, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, जो कि डॉक्टर BR अम्बेडकर सेंट्रल लाइब्रेरी के नाम से है। इसमें आप देखिए कि आपको बुक्स और ई-बुक्स के अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो लिखे जा रहे हैं अलग अलग पत्रिकाओं में, आर्टिकल भी एक तरह का शोध कार्य ही होता है, तो उन आर्टिकल की भी जानकारी आपको इससे मिल सकती है। मान लिया कि आप किसी बहुत नए विषय पर शोध कार्य करना चाहते हैं, उस पर आपके पास बहुत पांडुलिपियाँ नहीं है, बुक्स नहीं है, तो आपको ये आर्टिकल वहाँ पर आपको ये हेल्प करेंगे उस शोध कार्य के लिए। फिर इसका नाम सभी जानते हैं, चाहे वो हिंदी के हों, इंग्लिश के हों, संस्कृत, उर्दू या अन्य विषयों के, केंद्रीय हिंदी संस्थान। ठीक है, केंद्रीय हिंदी संस्थान की खास बात ये है कि इसकी अपनी एक बहुत रिच लाइब्रेरी है, जहाँ पर पुस्तकों और पांडुलिपियों का एकत्रीकरण किया गया। और इसके साथ साथ जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं बताना चाहूँगी, अनेक साहित्यिक पत्रिकाएं निकलती हैं केंद्रीय हिंदी संस्थान से। आप देख सकते हैं, सबके नाम आप पढ़ सकते हैं। गवेषणा, समन्वय पूर्वोत्तर, समन्वय दक्षिण, समन्वय पश्चिम, संवाद पथ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बहुत इंपॉर्टेंट पत्रिका है प्रवासी जगत, क्योंकि हिंदी में प्रवासी साहित्य पर भी शोध कार्य हो रहा है। उसके बाद भावक और शैक्षिक उन्मेष, और सबसे खास बात यह है कि 1-2 को छोड़ करके ये सभी पत्रिकाएं आप ऑनलाइन देख सकते हैं, आप ऑनलाइन इनको रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके साहित्यिक शोध के लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा।
फिर इसके बाद आप देखिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, जो कि IIT खड़गपुर द्वारा गवर्न होती है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं वैसे तो इंजीनियरिंग, साइंस, ह्यूमैनिटीज, लिटरेचर, लॉ एंड मैनेजमेंट सभी के लिए इसमें आपको मटेरियल मिलेगा, लेकिन हमारा फोकस है लिटरेचर पर, ठीक है। लिटरेचर पर आप जाएंगे तो आप देखें स्टडी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर, संस्कृत, उर्दू, जो 4 प्रमुख जिन पर प्राय फोकस है हमारा, उनसे संबंधित आपको यहाँ पर बुक्स और मटेरियल आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। इग्नू, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अपने आप में एक ऐसी संस्था जो जिसके स्टडी मटेरियल, चाहे प्रिंट मटेरियल हो चाहे ई मटेरियल हो, बहुत कारगर सिद्ध होते हैं किसी भी तरह के शोध कार्य कराने के लिए। और भारतीय संस्कृति भारत सरकार द्वारा जो ये पोर्टल है, इस पोर्टल में आप जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें पांडुलिपियों के लिए एक अलग डिजाइन बनी हुई है, पांडुलिपियां। तो पांडुलिपियां सीधे सीधे अगर आपको कोई पांडुलिपि चाहिए तो आप सीधा सीधा इसकी वेबसाइट पे जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। और साहित्य चूंकि अन्य विषयों से भी इसका एक बड़ा गहरा अंतर संबंध होता है, तो अगर कोई ऐसा विषय आप चुनते हैं जो कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, तो उसके लिए आप अभिलेखों का चयन कर सकते हैं। इसमें हिस्ट्री के भी विद्यार्थी बैठे हैं, उन अभिलेखों के लिए आप अभिलेख संग्रह आप देख सकते हैं, वहां से आपको महत्वपूर्ण जो अभिलेख हैं वो मिलेंगे और वो आपके शोध में आपको हेल्प करेंगे। नॉर्मल प्लेटफॉर्म से हो सकता है साहित्य के विद्यार्थी परिचित हो, अगर नहीं है तो परिचित हो लें कि मैं बार बार अपने क्लासरूम में भी बच्चों को कहती हूँ कि आपको लिटरेरी मैगजीन्स पढ़नी चाहिए, लेकिन कभी फाइनेंशियल दिक्कत या कभी अवेलेबिलिटी की दिक्कत तो हम नहीं ले पाते, नहीं पढ़ पाते। नॉटनल पर बहुत सारी जो महत्वपूर्ण पत्रिकाएं हैं आप उनको ऑनलाइन मंगा सकते हैं, ठीक है। और आज के समय में आप देख सकते हैं इसमें नया ज्ञानोदय, बनासजन, पक्षधर, पाखी और केवल हिंदी की ही नहीं, मेक पेमेंट लिखा हुआ है, वहां से आप पेमेंट करिए और इन पत्रिकाओं को ऑनलाइन आप मंगाइए। और इसके साथ साथ देखिए आप उर्दू की पत्रिकाएं आपको दिख रही हैं, कुछ बुक्स भी इस पर हमको अवेलेबल होती है। कई बार होता है कि अगर कोई पत्रिका जो है वो आउट ऑफ प्रिंट हो गई, समाप्त हो गई, अब नहीं मिलनी है, तो वो नॉटनल पर हमको मिल सकती है। मान लिया आपको पता चला कि फला संघ के फला पत्रिका के फला अंक में हमारे मटेरियल से रिलेटेड उसमें हमको कुछ सामग्री मिलेगी हमारे विषय से रिलेटेड, तो आप नॉटनल पर जाइए तो आपको वो पत्रिका अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। स्वयं पोर्टल, इसके बारे में कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आपको ऑडियो या वीडियो जो भी मटेरियल वो सब अवेलेबल होगा। इसके बाद आप गूगल पर सर्च करते होंगे तो भारत कोश आता है, कविता कोश आता है, ठीक है। कविता कोश में अल्फाबेटिकली आप देखिए कविताओं के क्षेत्र में जो भी नई नई रचनाएं की जा रही हैं उन सब की डिटेल्स आपको कविता कोश पर मिल जाएंगी। उसके बाद गद्य कोश में भी अल्फाबेटिकली नए नए राइटर्स को लगातार उसमें ऐड किया जा रहा है, जितने भी नई रचनाएं हो रही हैं उन सभी को ऐड किया जा रहा है। आप किसी नए रचनाकार को लेते हैं, आपके पास कोई मटेरियल नहीं है, तो आप सीधा जाइए गद्य कोश पर और कविता कोश पर, वहाँ के URL से सर्च करिए और आपको उनसे रिलेटेड काफ़ी मैटर वहाँ पर आपको मिलेगा। फिर हिंदीसमय.com है। हिंदी समय खासियत ये है कि आप देख सकते हैं कि बाल साहित्य भी है, गद्य की सभी विधाएं इसमें है, काव्य है यहाँ पर, और इसके साथ साथ ऑडियो और वीडियो मटेरियल है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसमें अनुवाद के मटेरियल्स हैं। साहित्य में शोध का एक अलग फील्ड हो जाता है, अनुवादित अगर आप कोई शोध करते हैं हिंदी इंग्लिश को लेके, हिंदी संस्कृत को लेके, हिंदी उर्दू को लेकर के, तो अनुवाद में ट्रांसलेटेड जो मटेरियल्स हैं वो आपको इस हिंदीसमय.com पे मिल जाएंगे। राजभाषा विभाग के द्वारा ये जो पोर्टल बनाया गया है, आपको लग रहा होगा कि मैडम बार बार शब्दावली पे जोर दे रही हैं या भाषा पर जोर दे रही हैं, क्यों एक शोध में ये इम्पॉर्टेंट है। तो मान लिया कि सामान्य आप साहित्य में कोई विषय लेते हैं तो वो तो चलिए वहाँ पर तो जो है सो है, आपने काव्यशास्त्र से कोई विषय ले लिया या आपने भाषा विज्ञान से कोई विषय ले लिया, तो उसके जो टर्म्स हैं उनसे रिलेटेड नॉलेज आपको कहाँ मिलेगी, उसके लिए आप ई महाशब्दकोश, राजभाषा विभाग में आप ई महाशब्दकोश पर जाएंगे और किसी भी भाषा से रिलेटेड, इंग्लिश के रिलेटेड टर्म्स हैं उनसे रिलेटेड आपको मटेरियल मिलेगा ई महाशब्दकोश पर, ठीक है। आप देखिए इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज यहाँ पर इन दोनों का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, मुख्य रूप से इन दोनों पर आपको ई महाशब्दकोश पर आपको वो लिटरेरी जो टर्म्स हैं उनके बारे में जानकारी मिलेगी, क्योंकि भाषा विज्ञान या काव्यशास्त्र ये दो फील्ड ऐसा होता है लिटरेचर में जिन पर आप बहुत अधिक नया कुछ ऐसे नहीं जोड़ सकते, अनायास नहीं जोड़ सकते। क्यों?
क्योंकि वहाँ पर एक्सप्लेनेटरी रिसर्च नहीं हो सकती है, उसके लिए आपको उसके टर्म्स जानने पड़ेंगे, उसकी शब्दावली जाननी पड़ेगी, और वो हमको ई महाशब्दकोश उसमें हेल्पफुल होगा उसके लिए। वर्ल्ड बुक फेयर होने वाला है, आप चाहें तो विजिट कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने इस स्लाइड को आपके सामने रखा कि जो बच्चे परिचित नहीं हैं वो परिचित हो जाएं। 25 फरवरी से 5 मार्च 2023 के बीच ये आयोजित हो रहा है दिल्ली में, ठीक है। बुक फेयर की खासियत क्या होती है कि बहुत सारी चीज़ें जो आउट ऑफ प्रिंट हैं, जो अब नहीं मिलनी हैं, वो सारी चीज़ें हमको बुक फेयर में मिल जाती हैं। और यही नहीं, शोध के बच्चों के लिए बेनिफिशियल ये है लिटरेचर में कि बहुत सारे बड़े बड़े या छोटे छोटे मैं इसलिए कह रही हूँ जो एकदम नए रचनाकार हैं, उनसे आपको रूबरू होने का भी अवसर मिल जाता है। और आप जब उनसे इंटरेक्ट करते हैं तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानते हैं, तो आपकी अपनी एक दृष्टि डेवलप होती है, ठीक ना। मैंने कहा कि 100 विद्यार्थी 100 में वो रिसर्च का अप्रोच नहीं है, तो अप्रोच ऐसा नहीं है कि सब में गॉड गिफ्टेड ही होता है। प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास 3 चीजें होती है ना। तो अगर वो प्रतिभा कम है तो आप व्युत्पत्ति के द्वारा उस चीज को क्रिएट कर सकते हैं और अभ्यास के द्वारा। तो वो जब आप नए नए रचनाकारों से मिलेंगे, उनसे इंटरेक्ट करेंगे, तो बहुत सी चीजें ऐसी होंगी जो आपकी मानसिक संरचना को प्रभावित करेंगी और आपका एक लिटरेरी अप्रोच डेवलप होगा अपने शोध कार्य को लेकर के। अब हम आते हैं फाइनली कंक्लूड करने के लिए। तो जब निष्कर्ष पर आएंगे, शोध क्या है? शोध है सत्य का अनुसंधान, ठीक है, और वह भी कैसे? तर्कों के आधार पर। हम सत्य तक पहुंचते हैं रीजंस के थ्रू, ट्रुथ थ्रू रीजंस। हम तर्कों के आधार पर सत्य की खोज करते हैं, एक नई स्थापना देते हैं, एक नया निष्कर्ष देते हैं। वह साहित्य का एक उत्तम, एक गुणवत्तापूर्ण शोध कार्य होता है। और एक बात साहित्य के विद्यार्थी जरूर स्मरण रखें कि अगर पहले से प्रतिपादित कोई विचारधारा है, जैसे शुक्ल जी की बात मैंने की थी कि उन्होंने मान लिया कि भक्ति आंदोलन जो है वो मुसलमानों के आलेख आक्रमण का वो प्रतिफल है या परिणाम है, रिएक्शन है उसका। तो पहले से प्रतिपादित अगर कोई विचारधारा है, उससे अलग अगर आपकी स्थापना निकलती है तो वह सबसे बेस्ट रिसर्च होती है लिटरेचर में। जरूरी नहीं है कि जो पहले से स्थापना हो गई आप सोचें कि ये तो बहुत बड़े रचनाकार स्थापित कर रहे हैं, मैं उनसे अलग कैसे करूं, फिर हमारी जो रिसर्च है वो तो शक के घेरे में आ जाएगी। ऐसा नहीं है। पहले से प्रतिपादित अगर विचारधारा है, आप उसमें कुछ नई स्थापना, नई का मतलब केवल नयापन के लिए नहीं, उसके पीछे लॉजिक्स होने चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि ट्रुथ थ्रू रीजंस। तो लॉजिकली अगर आप एक नई स्थापना दे पाते हैं तो वह सबसे बेस्ट रिसर्च मानी जाती है, ठीक है। और साहित्यिक शोध में सारी जितनी प्रविधियां हैं, उन प्रविधियों में मैंने कहा 2 ही 4 प्रविधि आपके लिए हेल्पफुल होगी, और उन प्रविधि को एक साइड में रखिए। बेस जो है आपके साहित्यिक शोध का वह है पांडुलिपियां और पुस्तकें। आप केवल प्रविधि के आधार पर, केवल ई मटीरियल्स के आधार पर शोध करना चाहेंगे तो आपका शोध जो है वह कभी गहरा शोध नहीं बनेगा। आपको पांडुलिपियों और पुस्तकों का अध्ययन करना पड़ेगा, तब आपका शोध उत्कृष्ट शोध की श्रेणी में आएगा। जो बात स्टार्ट की थी, जिस बात से मैंने, उसी बात से मैं एंड भी कर रही हूँ। शोध ऐसा हो जो ज्ञान परंपरा के निर्वाह में अहम भूमिका का निर्वहन करे। हमने शोध किया, हमने नई स्थापनाएं भी दे दी, पहले से प्रतिपादित विचारधारा से डिफरेंट दे दी, लेकिन अगर वह हमारी ज्ञान परंपरा को संतुष्ट नहीं कर रहा है तो उस शोध का कोई अर्थ या कोई उपादेयता हमारे समाज के लिए नहीं है। यानी जो ज्ञान परंपरा है हमारी, जो रिच एक परंपरा रही है, उसमें अहम भूमिका का निर्वाह करे हमारा शोध ऐसा होना चाहिए। और वो तब होगा, साहित्य मूल्यों पर आधारित होता है, संवेदनाओं पर आधारित होता है। आप कुछ ऐसा निकाल कर लाइए, उसका आउटकम ऐसा हो जो उन मूल्यों को, उन संवेदनाओं को और विस्तार दे सके, तब आपका जो शोध है वह सार्थक माना जाएगा। अंत में एक बहुत इंपॉर्टेंट कोड के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगी। उसके पहले ये कहूँ कि बहुत धैर्यपूर्वक आपने सुना है और कुछ लाभान्वित नहीं हो तो ये मेरे लिए बहुत सार्थकता होगी मेरे आज के जो भी हम चर्चा कर रहे हैं। एल्बर्ट सेंट जॉर्जी का एक स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट से आप पूरे लेक्चर को कनेक्ट कर सकते हैं कि साहित्यिक शोध वास्तव में क्या है। रिसर्च इज टू सी व्हाट एवरीबॉडी एल्स हैज सीन। यानी शोध वह है जिसको देखा तो सबने है। जिस विषय पर आप शोध करते हैं वो विषय सबने देखा है, सबकी आंखों से गुजर चुका है। साहित्य की बात मैं कर रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। साहित्य में आप कोई विषय ले रहे हैं, शोध कर रहे हैं, वह विषय सबकी नजर से गुजरा है, सबने देखा है। बट टू थिंक व्हाट नोबडी एल्स हैज थॉट, लेकिन आपने सोचा वो है जो किसी ने नहीं सोचा। आपने यानी आप जब रिसर्च करते हैं साहित्य में
बहुत लोग उस विषय पर काम कर चुके होते हैं, बहुत लोगों ने उसको स्टडी कर लिया होता है, वो शोध नहीं है। शोध वहाँ है कि आप वो सोचते हैं जो किसी ने नहीं सोचा है, यही उसकी नवीनता होती है। जो पहले से स्थापित विचारधारा है या जो हमारी हमको प्राचीन परंपरा से जो हमको प्रदत्त है मिला हुआ है, उसमें नवीनता आती है, वो आपकी सोच डिसाइड करती है। इसलिए मैंने शोधकर्ता के गुणों में शोध दृष्टि की बात की थी। तो ये जो आपकी सोच है, नए ढंग से सोचिए, तर्कपूर्ण ढंग से सोचिए, और तब आपका जो रिसर्च वर्क होगा साहित्य में, वास्तव में आप एक बेहतर शोध कर पाएंगे, साहित्य के किसी भी डिसिप्लिन से आप बिलोंग करते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ